हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 24th अगस्त का एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अगर आप डाउट्स पूछ रहे हो कि 21st और 22nd अगस्त का जो मिस हुआ है वो कब तक हो जाएगा एनालिसिस, बहुत छोटे छोटे से एनालिसिस हैं वो, बहुत जल्द मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। यू राइट, थिंग्स आर नॉट ग्रेट ऑन द ऑफिस एंड एडमिन एंड, बिकॉज बहुत सारे टीम मेंबर्स थोड़े ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरे पे काम आ गया। बट वी शैल डू द नीडफुल, राइट। और क्या बोलूँ यार। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉट न्यूट्रल, इंडिया ऑन द साइड ऑफ पीस, पीएम इन कीव। कीव क्या है? क्या है कीव? क्या है? कोई ईव पे गया है? कीव। कीव इज द यूक्रेन, यूक्रेन का कैपिटल, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। अभी लिखना नहीं है, अभी समझा रही हूँ, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। ठीक है, कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, दोनों की कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, दोनों के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, हर कोई पूछता है हर एग्जाम में ये। अब तो 2 साल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं। द वॉर इन यूक्रेन वॉज हाई ऑन द एजेंडा in the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelensky। तो यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो गए हुए हैं यूक्रेन। यूक्रेन में वॉर चल रही है रशिया के साथ, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वॉर के बारे में डिस्कस किया। ऑब्वियसली उनका मेन एजेंडा ही वॉर होगा। उसके बाद विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को साथ लेके गए हैं, saying India was, with External Affairs Minister S. Jaishankar saying India was willing to do whatever we can to end the conflict because we do think that the continuation of this conflict is terrible, obviously for Ukraine and for the world as well। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी हैं, और उन्होंने क्या बोला कि जो ये वॉर है ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यूक्रेन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वर्ल्ड के लिए भी अच्छी नहीं है। The landmark visit, the first by an Indian Prime Minister since Ukraine became independent in 1991, saw the signing of 4 agreements। अब यहाँ पर एक फैक्ट बता रहे हैं। क्या फैक्ट बता रहे हैं? सबसे पहले तो बता रहे हैं कि यूक्रेन इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1991 में इंडिपेंडेंट हुआ, और उस 1991 से लेकर अब तक यूक्रेन को किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर में विजिट नहीं किया। नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने विजिट किया है। उसके बाद द 4 agreements इंक्लूड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बाय इंडिया फॉर हाई कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, कल्चर कोऑपरेशन एंड एन एग्रीमेंट ऑन ड्रग क्वालिटी एंड रेगुलेशन। तो 4 agreements भी हमने साइन किया है। अभी नीचे जाकर के हम एक एडिटोरियल पढ़ेंगे एंड वहां पर हम ये सारे नोट्स कंप्लीट करेंगे। बट अभी वी नीड टू रिमेंबर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ गए? यूक्रेन गए, कीव गए। कीव क्या है? कहाँ की कैपिटल है? यूक्रेन की। वाई आर यू आफ्टर यूट्यूबर? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से पूछा, स्टेट गवर्नमेंट से, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि भैया तुम यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़े हो, क्या क्या मिल क्या रहा है तुमको? द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अक्यूज द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर टारगेटिंग यूट्यूबर सवुकू शंकर, सेइंग द स्टेट इज यूजिंग द माइट टू इंश्योर दैट ही स्टेज इन प्रिजन। अब इस बंदे को प्रिजन में क्यों रखना चाह रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछी गया कि भैया तुमको क्या मिल रहा है? ठीक है ना, इसका मतलब कुछ ज्यादा मिल नहीं पा रहा है। द पुलिस इन टर्न क्लेम दैट यूट्यूबर हैड मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट वुमेन पुलिस पर्सनल इन द इंटरव्यू। वो कह रहे कि वुमेन पुलिस पर्सनल के अगेंस्ट इन्होंने कुछ गलत बोला है, इसलिए हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, पुलिस अरेस्टेड यूट्यूबर, यूट्यूबर सावुकू शंकर। पुलिस claimed he made derogatory, मतलब इंसल्ट वाले कमेंट्स, मेड derogatory remarks against women पुलिस पर्सनल। जो वुमेन पुलिस पर्सनल होते हैं, वुमेन पुलिस, लड़की पुलिस जो होती है, वुमेन पुलिस जो होती है, उनके अगेंस्ट इन्होंने गलत रिमार्क्स करे हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछे क्यों पीछे पड़े हुए हो? तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा पूछे, इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं है, बट एक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो उसके बाद आगे चलेंगे।
उड़ीसा सीएम मांझी अनाउंसेस लॉन्च ऑफ सुभद्रा स्कीम। अब देखो यार, जब स्टेट की स्कीम्स में डिस्कस करती हूँ तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम ये स्टेट की न्यूज़ भी आती है। यस, स्टेट की जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो पूछ सकते हैं कि वो कौन सी स्टेट की है, नंबर 1 क्वेश्चन। एंड नंबर 2 वो ये भी पूछ सकते हैं कि उस स्कीम में क्या है। तो यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है उड़ीसा के अंदर, और वहां पर चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन मांझी। ठीक है ना। accused the announced the implementation of Subhadra scheme on Friday, under which rupees 50,000 will be provided over 5 years to 1 crore women between 21 and 60. The scheme is one of the key poll promises. The scheme has been approved. Implementation, a total of rupees 10,000 will be paid in installments of on Rakhi Purnima and International Women's Day. अब यहाँ पे सुभद्रा स्कीम के अंदर क्या करेंगे? under which rupees 50,000 will be provided over 5 years to 1 crore women between ages of 21 and 60. 50,000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन को ओवर 5 years। ठीक है ना। और ये कहाँ पर आई है? उड़ीसा की सीम, उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। और यहाँ पर एक अलग से चीज़ जो पता होनी चाहिए कि सीएम ऑफ उड़ीसा कौन है। सीएम ऑफ उड़ीसा कौन है, क्योंकि इसी साल बने हैं तो इम्पोर्टेंट है। सीएम ऑफ उड़ीसा कौन है? मोहन मांझी। ठीक है ना। मोहन, मोहन तो बहुत ही, और मांझी, ठीक है ना। मोहन और मांझी की बहुत बनती है आपस में। चलिए आगे चलेंगे। नॉट टेकिंग साइड्स। अब यहाँ पर आ गया वो हमारा यूक्रेन वाला एडिटोरियल। ध्यान से पढ़ेंगे इसको। 6 weeks आफ्टर हिज विजिट टू मॉस्को, रशिया में गए थे। कौन सा ऑनर मिला पीएम को? ये हमने पढ़ा है। कौन सा ऑनर, कौन सा ऑनर दिया गया प्राइम मिनिस्टर को? बताओ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशिया विजिट किया और अब वो कीव में है। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएम मोदी विजिट्स कीव। पीएम मोदी विजिट्स कीव। कीव क्या है? कैपिटल ऑफ यूक्रेन, कैपिटल ऑफ यूक्रेन। और साथ ही में हमें पता होना चाहिए हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। हमें पता होना चाहिए कौन है, हमें पता होना चाहिए कौन है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। डब्बा बना ले। डब्बा बन गया है, थोड़ा टाइम लग गया बट बन गया। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की लिखेंगे। व्लादिमीर जेलेंस्की। डब्बा थोड़ा बड़ा होना चाहिए था पर कोई बात नहीं। व्लादिमीर जेलेंस्की, जेलेंस्की को स्काई के नाम से भी याद कर सकते हो। जलन स्काई, जेलेंस्की, व्लादिमीर, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है ना। अब ये हमें पता होना चाहिए हुज द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। और पीएम मोदी गए कीव विजिट किया। ठीक है जी, हो गया यहाँ से। ऑन फ्राइडे वाज लार्जली सीन एज एक्सरसाइज इन बैलेंसिंग इंडियाज पोजीशन ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये समझनी ही है, लिखनी नहीं है। बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं? बैलेंसिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन क्यों देखा जा रहा है? रशिया एंड यूक्रेन। अब देखो यार, रशिया जो है वो हमारा पुराना दोस्त है। जब जब इंडिया की वॉर हुई है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, या हमें कोई दिक्कतें आई हैं यूएसए के साथ, किसी के साथ भी अगर हमें कुछ भी हुआ है, रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। ठीक है ना। वक्त गवाह है कि रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है और यूएसए हमेशा हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब यूक्रेन को कौन बैक कर रहा है? यूक्रेन को बैक कर रहा है यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज। और यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे अगेंस्ट ही खड़ी हुई हैं यूएसए के साथ मिलकर। मतलब हमारा साथ अगर दिया है, हमारा साथ दिया है रशिया ने, इजराइल ने, ये कंट्रीज ने हमारा साथ दिया है जो आज की डेट में वॉर पे हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, क्या हम इस टाइम पे उनका साथ ना दें? क्योंकि हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। तो इंडिया रशिया के साथ जो है, इंडिया रशिया के साथ बढ़िया रिलेशन रखता है और कहीं ना कहीं इंडिया रशिया के लिए खड़ा है, क्योंकि भाई खड़े होंगे, क्योंकि हमारे लिए वो खड़े थे जब हम दिक्कत में थे। और ये तो हमारा वो है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा। बट हम क्या ओपनली कह रहे हैं रशिया को हाँ तुम वॉर करो, तुम ये करो? नहीं, हम रशिया को समझा रहे कि छोड़ यार, मत कर, ये मत कर। और हम अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए, अब देखो जब नरेंद्र मोदी रशिया गए तो नाटो समिट चल रही थी। अब नाटो की वजह से तो ये लड़ाई हुई है कि नाटो का मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन। तो जिस टाइम पर मिस्टर मोदी वॉज इन रशिया, उस टाइम पे नाटो समिट चल रही थी वॉशिंगटन के अंदर। ठीक है ना। नाटो समिट चल रही थी वॉशिंगटन के अंदर और इसकी 75th एनिवर्सरी थी नाटो की।
ठीक है ना। नाटो की अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो इट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लिख सकते हो। अगर आपने नहीं लिखा है ये, वैसे आपके ये नोट्स में होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये हो रहा था, तो यूएसए ने बोला कि यार हमें अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर नाटो समिट चल रही है, उधर इंडिया जो है वो रशिया को विजिट कर रहा है, तो ये सही नहीं था। अब इंडिया ने बोला कि देखो यार हमको विजिट करना था, हमने विजिट किया। अब थोड़े दिन बाद इंडिया यूक्रेन पहुंच गया, ठीक है ना। तो इंडिया बैलेंस आउट कर रहा है कि हाँ मैं रशिया भी गया बट मैं यूक्रेन भी गया, और यूक्रेन के साथ भी बातचीत कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो हम ऐसे बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नो डाउट हमें रशिया के साथ में क्यों हमें करना पड़ेगा, पर हम ज़्यादा ओपनली भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है और यूएसए हमेशा हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है। अभी भी यूएसए जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करता रहता है, पाकिस्तान को वेपन्स देता रहता है, पैसे देता रहता है, और जो बांग्लादेश के अंदर हुआ उसमें भी यूएसए का हाथ नजर आ रहा है। मतलब यूएसए चाहता है कि इंडिया हमेशा डिस्टर्ब्ड रहे, यूएसए चाहता है कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमेशा इंडिया पे हावी बनी रही, ताकि इंडिया इकोनॉमिकली ज़्यादा आगे ना निकल जाए। बिकॉज अगर हमारे को बॉर्डर्स में दिक्कत रहेगी तो हम आगे ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे, वहाँ पे हमें लगना पड़ेगा, हमारा पैसा वहाँ जाएगा, राइट। सिंस रशिया फर्स्ट इन्वेडेड यूक्रेन इन February 2022, इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ यूनिकली डिस्टेंट पोजिशन इन द वॉर। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस में भी कुछ नहीं बोलता, इंडिया डिस्टेंट रहता है, ठीक है ना। इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया है, ऑयल इंपोर्ट किया है, जो कि वेस्टर्न नेशंस मतलब यूएसए और यूरोप कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल ले, बट इंडिया ने फिर इसका रीजन भी दिया। इंडिया ने कहा देखो जिस भी कंट्री से सस्ता ऑयल मिलता है वहां से तुम कह रहे हो मत लो, ईरान है, वेनेजुएला है, सब पे तुमने लगा रखा है इनसे मत लो, इनसे मत लो, तो हम महंगा क्यों लें, हमारी जो जनता है वो नहीं पे कर सकती इतना, हम अपने देश के वासियों को क्यों दुखी करें जस्ट बिकॉज तुमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है ना। वो कह रहे ठीक है हम रशिया से नहीं लेते, तुम वेनेजुएला ईरान से लेने दे दो, कहते नहीं वहां से भी नहीं लेने देंगे। तो इंडिया कहता भाई फिर मैं रशिया से लूंगा क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे देश के लोगों के लिए जो अच्छा होगा मैं वो करूंगा। तो इंडिया ने बात नहीं मानी वेस्टर्न उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इंडिया ऑल्सो इग्नोर्ड वेस्टर्न सैंक्शंस, रोक टोक, सैंक्शंस रोकना, पर्टिकुलरली ऑन पेमेंट्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स एंड डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, मतलब कि मंगवाना डिफेंस हार्डवेयर और इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, ठीक है, वो चाहते थे कि रुक जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम उनसे खरीद रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, पैसा उनको वॉर में काम आ रहा है, ठीक है। And did not accept Mr. Zelensky's request to include Ukraine in G20 summit last year, or to send a high-level political participation to Swiss peace summit in June this year. अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये आपने लिखना नहीं है, समझना है। तो यूक्रेन ने इंडिया से क्या क्या रिक्वेस्ट करी, यूक्रेन ने कहा कि तुम ऑयल मत लो, ऑयल इंपोर्ट मत करो, ठीक है ना, हार्डवेयर मत खरीदो, डिफेंस मत खरीदो, ठीक है ना, तुम G20 में हमको आने दो। अब G20 का क्या था, इंडिया क्यों वो करा था, G20 जो 2023 वाली थी वो किसने ऑर्गेनाइज करी थी, इंडिया ने। जेलेंस्की ने तब बोला था कि मैं आकर के भाषण देना चाहता हूँ, ये सब करना चाहता हूँ, इंडिया कहता नहीं भाई हम नहीं आने देंगे, ठीक है ना। उसके बाद पीस समिट हुई, ठीक है ना, पीस समिट के अंदर ये लोग बात कर रहे थे कि कैसे यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो सकती है, स्विट्जरलैंड के अंदर ये हुई, और वहां पे जेलेंस्की ने बोला कि आप अपना हाई लेवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखाओ, जैसे पीएमआई या ये सब कुछ है। वहां पर इंडिया ने बोला कि देखो वॉर जो है यूक्रेन रशिया के बीच में चल रही है, आप सिर्फ यूक्रेन को और वर्ल्ड को बुला के वॉर कैसे खत्म कर सकते हो, आपको रशिया को भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अगर आप रशिया को पार्टिसिपेट नहीं करवाओगे तो वॉर खत्म हो ही नहीं सकती है। आप बैठकर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो बट वो तो है ही नहीं है यहाँ पर, आप उनको टेबल पे लेकर आओ, उनसे बात करो, तब इस समिट का फायदा है। पीस समिट का फायदा क्या, अगर सिर्फ यूक्रेन आके बोल रहा है और वर्ल्ड सुन रहा है, रशिया को भी बीच में हमें डालना चाहिए। तो ये इंडिया का था। उसके बाद इंडियाज डिसअप्रूवल ऑफ रशियाज एक्शन वाज इंस्टेड काउच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ पीस, ऑल ऑफ कोल्ड कंफर्ट। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर ये लग रहा है कि रशिया के साथ इंडिया है बट यूक्रेन को वो कोल्ड कंफर्ट दे रहा था, कोल्ड मतलब ठंडा कंफर्ट, ऐसे कोई दिल से कंफर्ट नहीं दे रहा था, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, तुम कोल्ड कंफर्ट दे रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फ्रेंड का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारा क्लियर हो गया, तो तुम उसको कह रहे हो अरे यार बहुत बुरा हुआ, तो तुम कोल्ड कंफर्ट दे रहे हो, क्योंकि तुम तो सुकून में हो ना कि तुम्हारा हो गया, उसका हुआ ना हुआ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो होता है कोल्ड कंफर्ट। अब उसके बाद दैट मिस्टर मोदी मेड द विजिट द फर्स्ट, अब यहाँ पर ये हम लिखेंगे, ये सारा हमने ये लिखा पीएम मोदी ने विजिट किया, ये सारा जो है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और फर्स्ट पॉइंट अब हम लिखेंगे, मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी बिकेम बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर since Ukraine's independence,
in 1991 to visit यूक्रेन। ये पहले प्रधानमंत्री बने इंडिया के जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ से 100% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूक्रेन इंडिपेंडेंट कब हुआ। यूक्रेन की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, या फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट यूक्रेन भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर द टू साइड साइंड अग्रीमेंट्स ऑन कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, कल्चर, मेडिकल प्रोडक्शन असिस्टेंस फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन सब पे अग्रीमेंट साइन करें। तो जो दूसरा पॉइंट है वो हम लेंगे ऊपर वाले आर्टिकल से, वहां पे हमें ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करी हुई है। तो ये रहा, ठीक है, लिखेंगे 4 अग्रीमेंट्स वर साइंड, 4 अग्रीमेंट्स वर साइंड, ठीक है ना। क्या इंक्लूड करती थी वो? इंक्लूडेड humanitarian assistance by India for high capacity development प्रोजेक्ट्स। ये लिखने ज़रूरी नहीं है वैसे, बट लिख लोगे तो सेफ रहेगा, पढ़ते रहोगे थोड़ा थोड़ा। कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, कल्चरल कोऑपरेशन, अग्रीमेंट ऑन ड्रग क्वालिटी एंड रेगुलेशन। मतलब इनके ऊपर कल्चरल कोऑपरेशन होगा, ड्रग क्वालिटी, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बाय हाई कैपेसिटी, तो ये सारे हुए हैं। तो क्या ये याद करने ज़रूरी है? इनकी सिर्फ और सिर्फ अगर आप रीडिंग भी कर लोगे तो भी सही रहेगा। याद कर लो सिर्फ कि 4 अग्रीमेंट साइन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। फॉर्मर झारखंड सीएम चंपई सोरेन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था? ये सोरेन वर्सेस सोरेन कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो हेमंत सोरेन है, ये आप लिखना चाहते हैं लिख लें, बट समझ लें पहले। हेमंत सोरेन जो है, ही यूज टू बी द सीएम ऑफ झारखंड, एंड अभी भी वही है झारखंड के सीएम। तो ही यूज टू बी द सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है ना। उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ईडी क्या होती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर आप इलीगली पैसे कमा रहे हो तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आएगा। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि भैया इन्होंने लैंड स्कैम किया है, कि लैंड में स्कैम किया है, इसलिए हम इनको अरेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हेमंत सोरेन रिजाइंड, ठीक है ना, रिजाइंड एज सीएम। हेमंत सोरेन ने रिजाइन कर दिया एज सीएम, और पिक्चर में आए नए सीएम, दैट इज चंपई सोरेन। चंपई सोरेन बिकेम द सीएम, न्यू सीएम बन गए चंपई सोरेन। अब इन द मीन टाइम क्या हुआ? इनको बेल मिल गई। किसको? हेमंत सोरेन को। हेमंत गॉट बेल। हेमंत को बेल मिल गई, और कहा गया कि हम प्रूव नहीं हो पा रहा है कि लैंड स्कैम के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट था। इनको बेल मिल गई, तो ये दोबारा सीएम बन गए। तो हेमंत अगेन बिकेम द सीएम, ठीक है ना। तो आज की डेट में हेमंत सोरेन बिकेम द सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है ना। तो ये टाइमलाइन है कि एक पॉइंट पे हेमंत सोरेन यूज टू बी द सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है। उसके बाद लैंड स्कैम में फंस गए, अरेस्ट हो गए, रिजाइन कर दिया, चंपई सोरेन बन गए सीएम, ठीक है। हेमंत गॉट बेल, तो हेमंत सोरेन बन गए दोबारा से सीएम ऑफ झारखंड। अब ये बात जो है वो चंपई सोरेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि यार मेरे को ऐसे हटा दिया, ठीक है ना, पहले बना दिया फिर हटा दिया, ये क्या बात बनती है। तो फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन एग्जिट फ्रॉम झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब इनकी पार्टी कौन सी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का नाम है। फॉलोज अ फैमिलियर पैटर्न, ही वाज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट। अब जो शिबू सोरेन है, उन्होंने, मतलब हेमंत सोरेन के फादर ने ये उन्होंने ये फाउंड करी थी। आई थिंक फादर या ग्रैंडफादर ही है, फादर ही है मोस्ट प्रोबेबली, हेमंत सोरेन। तो ये जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इट इज मोर ऑफ लाइक अ पार्टी जो फैमिली रन पार्टी है। जैसे कांग्रेस है कि मतलब एक ही परिवार है जो चला रहा है, तो वैसे ये है। तो उन्होंने कहा कि शिबू जो चंपई सोरेन थे, ही वॉज लाइक अ फिडल का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी हेल्प चाहिए होती, टू एक्ट डिसऑनेस्टली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फॉर योरसेल्फ और टू चेंज समथिंग डिसऑनेस्टली। मतलब आप अपने एडवांटेज के अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगता है, जो आपके एडवांटेज में आप वैसा करो, ठीक है ना।
अब उसके बाद चंपई सोरेन अब्रप्ट रिमूवल, एकदम से जब वो आए उनको रिमूव कर दिया गया तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, चंपई सोरेन फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड एग्जिट लीव्स झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पर अब हम जितनी भी इस वाले एडिटोरियल में ना एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, तो जितनी भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लिख लेंगे एग्रीकल्चरल स्कीम्स, एग्रीकल्चरल लिख लेना, कल्चरल स्कीम्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली स्कीम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है ये भी हम लिख लेंगे। हैज कवर्ड 78 लाख प्रोमोटिंग वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन, ठीक है ना, माइक्रो इरिगेशन के थ्रू ये कर रहे हैं। तो अब हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए और इसमें हो क्या रहा है, कौन सी स्कीम में, ये पता होना चाहिए। दूसरी स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना। ये कब इंट्रोड्यूस हुई? इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, provides financial assistance for crop losses। उसके बाद तीसरी स्कीम, जैसे कल हमने स्पेस का पूरा कवर कर दिया, अब ये पूरा ये कंपाइलेशंस बन रही है हमारी। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर अब ये सारा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें ये पता होना जरूरी है कि स्कीम कब आई। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रॉप लॉसेस, मतलब क्रॉप खराब हो गई है, लॉस हो गया किसान का, तो राइट, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं स्कीम के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, क्या कह रहे हैं उसको, ई नाम, ठीक है ना। ई नाम कब लॉन्च हुई? लॉन्च्ड इन 2016। क्या करते हैं? इंटीग्रेट्स existing markets through an electronic प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब बहुत सारी चीज़ों अलग अलग जगह पे हो रही हैं, अलग अलग वेबसाइट्स है, किसी को पता नहीं चल रहा क्या कहाँ पर हो रहा है, उस सबको एक जगह पे ले आना इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक वेबसाइट पे एक जगह पे सारे काम हो रहे हैं, सो दैट हर चीज़, किसी को हर चीज़ बड़े आराम से मिल जाए, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम। इंटीग्रेशन मतलब एक जगह पर लेकर आना, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर बाय सितंबर मंडीज हैव बीन इंटीग्रेटेड, मंडीज जो हैं जहाँ पर किसान बेचता है। दिस इनिशिएटिव इंप्रूव्स मार्केट एक्सेस एंड इंश्योर्स बेटर प्राइस। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इनिशिएटिव improves market access and ensures better price realization फॉर फार्मर्स। बेटर प्राइस, फार्मर को एक अच्छा प्राइस मिल जाता है अपनी क्रॉप का, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है फोर्थ, दैट इज पीएम किसान। ये तो हमने बहुत बार करी है, प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि, दैट इज पीएम किसान। तो पीएम किसान कब लॉन्च हुई? लॉन्च्ड इन 2019। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कब होती है, ये एमसीक्यू है। क्या करती है? डिस्पर्सेस, पैसे देती है, डिस्पर्सेस मतलब देती है, डिस्पर्सेस ₹6,000 एनुअली, मतलब हर साल, टू फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 देती है, मतलब 2-2 हज़ार की एक इंस्टॉलमेंट जाती है। ठीक है ना? तो अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या है किसानों की हेल्प के लिए? दैट इज सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ कार्ड, दैट इज HSC स्कीम। क्या स्कीम है? HSC स्कीम है। HSC स्कीम, SHC स्कीम क्या है? एम्स टू ऑप्टिमाइज soil nutrient use, thereby enhancing agricultural productivity। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, सॉइल की हेल्थ पे ध्यान रख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपकी एग्रीकल्चरल स्कीम्स हो गई हैं सारी। उसके बाद यहाँ पर एक और है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विद 1 लाख फाइनेंसिंग। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्वमिता। स्वमिता क्या है? दैट इज सर्वे ऑफ villages and mapping with improvised technology in village areas, that is Swamita initiative aims to ensure transparent property ownership in rural areas। ठीक है ना? प्रॉपर्टी ओनरशिप में ट्रांसपेरेंसी की किसकी है क्या है, ऐसे नहीं है कि घपला घोटाला हो सके। रूरल एरियाज मतलब विलेज एरियाज में। नॉट ऑल इंसल्ट्स कैन बी रूल्ड एज ऑफेंसेस अंडर SC/ST। अब यहाँ पर क्या है कि किसी ने अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर कोई उनकी इंसल्ट करे बिकॉज द पर्सन इज अ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अब अमन है, ठीक है ना, वो चमन को कह रहे हैं अरे तू तो काम ढंग से नहीं करता, तू तो बेकार है, ये वो। ठीक है ना? और चमन जो है वो शेड्यूल कास्ट है। ठीक है ना? अब एक तो इंसल्ट हुई जिसमें अमन ने चमन को बोला अरे तू बेकार है, तू तो इंसान ही बेकार है, ये सब बोल रहा है चमन को। ठीक है अमन, बट ये वो उसकी इंसल्ट कर रहा है, बट वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। अगर वो उसको इंसल्ट करे कि अरे ये कम्युनिटी ही ऐसी होती है, ये वो ऐसा बोले, तो वो इंसल्ट जो है वो इसलिए हो रही चमन की क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। तो इसमें बोला कि जो आपको प्रोटेक्शन दी गई है, शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्शन दी गई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर, वो किस लिए दी गई है कि ऑन अकाउंट ऑफ अगर SC/ST बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली कोई आपको इंसल्ट करता है, तब अगर आपको कोई ऐसे ही लड़ रहा है आपके साथ और आप कहते हो कि अरे मेरे साथ लड़ रहा है और वैसे ही नॉर्मल बेइज्जती कर रहा है जो कि किसी की भी कर सकता है चाहे वो जनरल कास्ट से हो, तो फिर आप SC/ST में प्रोटेक्शन नहीं मतलब नहीं कह सकते कि ये वायलेट हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जजमेंट ऑन फ्राइडे दैट नॉट ऑल इंसल्ट्स इंटिमिडेटरी कमेंट्स एम्ड एट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सन वुड बी एन ऑफेंस अंडर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। A bench of so and so interpreted special law in a registered against him for allegedly uploading a derogatory video against Kerala MP MLA a scheduled caste community member। तो वो कहते हैं कि भाई अगर किसी के बेइज्जती पूर्वक कर दिया उसने, ठीक है, आप डेफेमेशन में जाओ, बट आप इस एक्ट के अंदर नहीं आ सकते। बिकॉज अगर आपकी बेइज्जती इसलिए हुई है क्योंकि आप SC/ST हो, उन्होंने बीइंग एन SC आपकी बेइज्जती करी है, तब आप इस एक्ट के अंदर आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड
that not all insults and intimidatory comments aimed at a scheduled caste, scheduled tribe person would be an offense under scheduled castes and scheduled tribes prevention of atrocities एक्ट 1989। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, किसको, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, अंडर दिस एक्ट 1989 का एक्ट है। और आपके जो कमेंट्स होने चाहिए वो इसलिए होने चाहिए कि आपने उनको बेइज्जती करी क्योंकि वो उस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होने की वजह से उनकी बेइज्जती हुई है, वैसे नहीं नॉर्मल बेइज्जती कर रहे हो तो वो तुम इस एक्ट के अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद शाह सीक्स कांग्रेस स्टांस ऑन एनसी's डिमांड फॉर जेएनके फ्लैग। अब यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, जेएनके में इलेक्शंस होने वाले हैं, वो क्या कह रही है कि हम आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे। क्या कह रही है वो, आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे, मतलब जो जेएनके का स्पेशल स्टेटस है वो हम वापस लेकर आएंगे। और कांग्रेस जो है वो इनका साथ दे रही है, इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। तो अमित शाह ने बोला कि भाई क्या तुम ठीक हो, आर्टिकल 370 इतनी मुश्किल से हटाया है, ये लोग उसको वापस लेकर आएंगे, क्या तुमने पूछा है कांग्रेस से कि तुम अगर पावर में इनके साथ आ जाते हो तो फिर आर्टिकल 370 क्या वापस लेकर आओगे। तो ये चीजें जो हैं ये पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। INB मिनिस्ट्री टू सपोर्ट फाइनलिस्ट ऑफ ग्लोबल कंटेस्ट। अब यहाँ पे ग्लोबल कंटेस्ट क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रमोट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट फाइनलिस्ट ऑफ क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 इन द एरियाज ऑफ एनिमेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हो रहा है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स फाइनलिस्ट, ठीक है ना, वेव्स। अब यहाँ पर कौन सा इनको सपोर्ट करेगा, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर भी कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IB इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू सपोर्ट the finalists of Create in India Challenge Season 1, ठीक है। अब ये क्या है, एक कंपटीशन है जो एनिमेशन से रिलेटेड, ऑडियो विजुअल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वेव्स कंपटीशन है, सबमिट है। इसके अंदर जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 है उसके जो फाइनलिस्ट होंगे, 25 फाइनलिस्ट होंगे, उनको कौन सपोर्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन से एरियाज में, ये इन द एरियाज ऑफ एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, गेमिंग, म्यूजिक एंड विजुअल आर्ट्स, ठीक है। The ministry said it would give opportunities to all the finalists in the 25 events being organized in this season come together on the main waste problem. They will be able to participate in some of the biggest relevant platforms across the world. तो इनको हेल्प करेंगे, ठीक है ना, और वर्ल्ड के जितने भी रिनॉन्ड फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जापान में एनिमेशन का, वहाँ लेकर जाने की कोशिश करेंगे, ये प्रॉमिस इन लोगों को किया है, ठीक है ना। तो ये एक अलग सी चीज़ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं तो मार्क कर लो इसको इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। केजरीवाल जो है ही डिड नॉट कोऑपरेट इन द प्रोब का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन
प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई ने करनी थी लिकर केस से रिलेटेड, उसमें उन्होंने साथ नहीं दिया केजरीवाल ने. द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैड टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट has become necessary to arrest Delhi Chief Minister following his evasive and non-cooperative attitude to questions about his alleged role in liquor policy case. It was necessary since he was to be confronted with the evidence on record. When it was necessary for the just conclusion of the investigation herein, more specifically since the petitioner person. अब यहाँ पर ये क्या कर रहे थे? जब भी उनको बुलाते थे ये इधर उधर भाग जाते थे. ठीक है ना? तो सीबीआई ने कहा भैया हमको करना ही पड़ेगा ना अरेस्ट, पूछना तो है कि क्या गलत किया. इम्प्लीमेंट स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन सेंटर टेल स्टेट्स. तो स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं वो इम्प्लीमेंट करने को सेंटर ने बोला है स्टेट्स को. तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है कौन सी है? मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड देम टू इन्फॉर्म द स्टेटस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ गाइडलाइन दैट इट हैज इशूड इन 2021 इन अकॉर्डेंस टू. ठीक है ना? अब यहाँ पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री directed all states and UTs to implement guidelines to ensure safety and security of children in schools. ठीक है ना? और ये जो गाइडलाइंस है क्या है? 2021 गाइडलाइंस किसकी कहाँ की है? ये गाइडलाइंस 2021 की गाइडलाइंस है. 2021 guidelines in accordance with protection of children against sexual offences, that is POCSO Act. The Education Ministry guidelines on, क्या नाम है? Education Ministry guidelines on school safety and security. तो इसके ऊपर स्कूल सिक्योरिटी एंड की कैसे क्या करना है वो सारा है. 2021 में ये पॉक्सो के अंडर आई थी. पॉक्सो क्या है? जो माइनर्स के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है उनका लॉ है, वो बताते हैं क्या करना है अगर ऐसा हो जाए, कैसे प्रोसीजर चलता है पूरा. ठीक है ना? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए ये लॉ है. उसके अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल के लिए गाइडलाइंस आई थी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री लेकर आई थी. उसका पूछ रहे हैं कि भाई इनको इम्प्लीमेंट करो फॉर सिक्योरिटी. ऐसा क्यों हुआ है? In view of protests over the alleged sexual assault on two 4-year-old girls at school in Badlapur in near Mumbai. तो क्या हुआ? Sexual assault on two 4-year-old girls at school in Badlapur near Mumbai. ठीक है ना? तो यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर, इसके चलते हुए ये हुआ है. उसके बाद आगे चलेंगे. अ कीप अप जीरो टॉलरेंस की भाई कुछ भी टॉलरेंस नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन. Space sector contributed rupees 20,000 crores to India's GDP over the last decade. 20,000 मतलब $24 billion वो दे चुके हैं, ऐड कर चुके हैं. These preliminary findings were part of presentation by Steve Bochinger, affiliate executive advisor Nova Space. अब यहाँ पर on Space Day एक रिपोर्ट दी गई. Space Day रिपोर्ट. अब क्या रिपोर्ट दी गई? उसके बाद प्रेजेंटेशन बाय नोवा स्पेस. ठीक है? यूरोपियन कंसल्टेंसी है ये. कंसल्टेंसी. The Space Day celebrated first and Space Day 23rd
अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि इस दिन चंद्रयान लैंड हुआ था, विक्रम लैंडर ने लैंड करके घूम फिर लिया था। द रिपोर्ट वॉज इनिशिएटेड बाय इंडियन इसरो, मिस्टर वर सेड, टू इवेल्युएट सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द स्पेस सेक्टर। रिपोर्ट में क्या किया गया? रिपोर्ट इवेल्युएटेड सोशियो इकोनॉमिक impact of space sector from 2014 to 2023। ठीक है ना? तो स्पेस सेक्टर में क्या सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, मतलब अगर स्पेस सेक्टर बढ़ा तो हमारी इकोनॉमी पे सोशली क्या फ़र्क पड़ा। फॉर एग्जांपल इंटरनेट हर किसी के पास अवेलेबल हो गया, पहले इतनी इजी असेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये सैटेलाइट्स की वजह से ही हुआ है। तो ये सब इन्होंने स्टडी किया, और ये स्टडी किसने कंडक्ट करी थी? स्टडी कंडक्टेड बाय, लिखेंगे स्टडी कंडक्टेड बाय इंडियन इकोनॉमिक्स रिसर्च फर्म्स इको वन एंड नोवा स्पेस। किसमें है? इको वन और नोवा स्पेस ने ये स्टडी करी थी। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। नो इमीडिएट नीड टू कोलैबोरेट विद चाइना। तो इसरो ने बोला कि कोई ऐसे इमीडिएट नीड नहीं है टू कोलैबोरेट विद चाइनीज स्पेस एजेंसी। चंद्रयान 4 जो है वो मिशन होगा 2030 से पहले होगा। तो चंद्रयान 4 के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 4, तो चंद्रयान 4 के अंदर इन्होंने बोला कि डज नॉट हैव अ टाइम लाइन। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नो टाइम लाइन की कब तक हो जाए, बट हाँ इतना बोल रहे हैं कि बिफोर टेक प्लेस बिफोर 2030 से पहले पहले ये हो जाएगा। ठीक है ना? और इसके अंदर क्या है? विल इन्वॉल्व सेंडिंग अ प्रोब इन्वेस्टिगेट करने के लिए टू द मून टू स्कूप निकालेंगे, जैसे आइसक्रीम निकालते हैं डब्बे में से, वैसे ही स्कूप आउट करेंगे लूनर सॉइल सैंपल्स एंड ब्रिंग सम बैक टू अर्थ, और कुछ ले आएंगे हम अर्थ पे वापस। ठीक है ना? जो चीज चेंग 6 में चाइना वाले चेंग 6 मिशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना? और चाइना हैज गिवन एन इनविटेशन टू साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्टडी ऑल द सैंपल्स अंडर रिसर्च कोलैबोरेशंस, कि आओ सैंपल स्टडी करो। तो चेंग 6 जो है किसका मिशन था? चाइनाज मिशन, लूनर मिशन था, जिसके अंदर स्पेसक्राफ्ट brought back soil and rock from far side of the moon। क्या लेकर आए? सॉइल एंड रॉक फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। उसके बाद मुंबई रैंक सेकंड इन एनुअल हाउसिंग प्राइस राइज के अंदर मुंबई सेकंड आया है। ठीक है? तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम हर साल का प्राइम, मतलब जो बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे हैं, प्राइस राइज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो अच्छी लोकेशंस पे हैं, उसमें मुंबई और जो दिल्ली है वो सेकंड थर्ड पर पोजीशन पर आए हैं। और ये रिपोर्ट कौन लेकर आया? नाइट फ्रैंक प्रॉपर्टीज, नाइट रैंक प्रॉपर्टीज। Iran's new foreign minister calls for dialogue with European Union। ईरान के न्यू फॉरेन मिनिस्टर कौन है? लिखेंगे ईरान फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अब्बास अरागची। क्या नाम है? अब्बास अरागची। अब आगे चलेंगे। उसके बाद नीरज चोपड़ा जो है डायमंड लीग के अंदर सेकंड आए हैं। डायमंड लीग
में सेकंड आए जैवलिन थ्रो में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एंडरसन पीटर्स जो हैं वो फर्स्ट आए हैं, गोल्ड है उनका, ठीक है ना। 90.61 की थ्रो थी मीटर्स की, ठीक है। उसके बाद नीरज चोपड़ा सेकंड आए हैं, इनकी जो थ्रो थी वो थी 89.49 मीटर की, ये भी इनकी बेस्ट है अभी तक करियर की, एंड ही इज इंजर्ड स्टिल ही कुड गिव दिस। एंड देन फिर थी जूलियन वेबर की, जूलियन वेबर की जो थ्रो थी वो 87.08 थी, और यही फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं डायमंड लीग में, ठीक है। आगे चलेंगे। इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स बांग्लादेश कंप्लीटली फेल्ड सेज बीएनपी लीडर। अब यार यहाँ पर ना हमें ये याद रखना है कि बांग्लादेश में जो नई पार्टी आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली बीएनपी आएगी, एंड बीएनपी जो है वो पाकिस्तान और चाइना को फेवर करने वाली पार्टी है, वो इंडिया को फेवर नहीं करेगी। एंड एज यूजुअल उनके लीडर्स ने इंडिया की गलती निकालनी स्टार्ट कर दी है पहले से ही। तो हमें पता चल रहा है कि इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टे फाइन, और ये खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया तो यही सोचता है कि बांग्लादेश सेफ नहीं रहेगा अगर बीएनपी आ जाती है पावर में, क्योंकि पास्ट ईयर्स में जब जब बीएनपी पावर में आई है तो बांग्लादेश इंडिया के लिए सेफ नहीं रहा है, वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती है, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। दैट्स इट। loggery.in पर आप विजिट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग, एंड या मिलेंगे कल, जो भी हमारा पड़ा है पोर्शन उसकी टेंशन मतलब मैं कवर करवा दूंगी। बाय बाय, टेक केयर। अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।